हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स का है, हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, आज हम फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपका फॉरेस्ट रेंजर के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बायोलॉजी के 4 वीडियो प्रोवाइड किए थे। ठीक है, जिसमें से पहला था आपका मानव हृदय के बारे में। ठीक है, दूसरा था आपका ब्लड वेसल्स के बारे में, जिसको कहा जाता है आपका रक्त वाहिनियाँ, जिसमें से आपका धमनी, सिरा, ये सब चीज़ आते हैं। थर्ड है आपका, मैंने रक्त के बारे में बताया था, जिसमें से आपका प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और आपका प्लेटलेट्स होता है। फोर्थ है आपका ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो ये चारों जो आपका जो बायोलॉजी का जो टॉपिक है, ये चारों के चारों आपके फॉरेस्ट रेंजर के सिलेबस में इंक्लूड है और मैं फॉरेस्ट रेंजर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियो क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो जो बायोलॉजी की वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देख लो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे हम आज बायोलॉजी फिजिक्स का आज हमारा टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट वीडियो है और हम देखेंगे कि फिजिक्स के फर्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये है आपका फिजिक्स का सिलेबस जो कि फॉरेस्ट रेंजर का है। ठीक है, तो हम इस भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, श्रृंखला अभिक्रिया और नाभिकीय रिएक्टर, ये सभी चीज़ के बारे में आज कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि 2017 में जो फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक रहेगा हमारा नाभिकीय विखंडन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है देखते हैं। तो नाभिकीय विखंडन वह क्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे भागों में तोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये होता है, विखंडन का मतलब क्या होता है, विखंडन नाम से ही पता चल रहा है, विखंडन का मतलब होता है आपका तोड़ना या टूटना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विखंडन में क्या होता है, दो भारी नाभिक होते हैं, एक भारी नाभिक उसको दो भागों में या दो या दो से अधिक भागों में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया में क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उदाहरण के लिए जब यूरेनियम 235, ये 235 मतलब क्या होता है आपका, इसका ये अब इसका मतलब यूरेनियम का द्रव्यमान है। ठीक है, और ये 92 क्या हो गया, 92 आपका इसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तो जब यूरेनियम को क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का प्रहार करते हैं। ठीक है, एक मिनट में आपको इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो जब यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन का प्रहार द्वारा विखंडित किया जाता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन के परमाणु बनते हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि ये क्या होता है, इसका कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, उसके पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, विखंडन, नाभिकीय विखंडन मतलब क्या होता है, टूटना। कैसे टूटना, मतलब एक भारी नाभिक का, ठीक है, दो या दो से अधिक भागों में टूटना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आपका नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। आगे देखते हैं, नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम 235 से 235 क्या है आपका, इसका द्रव्यमान है। 92 क्या है आपका इसका मतलब आपका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, में एक न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, जिससे यह यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके, है ना, एब्जॉर्ब करके यूरेनियम 236 में परिवर्तित कर लेगा। ठीक है, इसका मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ। जैसे कि यूरेनियम 235 है, इसमें क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करा देते हैं, तो क्या बन जाता है, 236 में परिवर्तित हो जाता है, वो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों कराते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे है आपका मेन चीज़, कंसेप्ट। ठीक है, ये है आपका यूरेनियम 235। ठीक है, अब ये यूरेनियम क्या होता है, ये यूरेनियम एकदम अनस्टेबल कंडीशन पे रहता है। ठीक है, अनस्टेबल कंडीशन कहने का मतलब होता है बहुत उतावला रहता है। ठीक है, अब ये जब अनस्टेबल कंडीशन में है और बाहर से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर न्यूट्रॉन्स की बमबारी कर रहा हूँ। कितने न्यूट्रॉन्स की बमबारी, मेरे हर एक शब्दों को सुनना है आपको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, वो क्या करता है, एक न्यूट्रॉन्स की क्या करते हैं, बमबारी यहाँ पे करते हैं। तो ये पहले से अनस्टेबल था, मेरे को आप बताओ, ये पहले से अनस्टेबल था और जब आप उससे ऊपर क्या कर रहे हो, उसको और एक न्यूट्रॉन का क्या कर रहे हो, बमबारी करा रहे हो, तो क्या कर लेगा वो, और एकदम अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल हो गए क्या करेगा, वो दो चीज़ में और टूट जाएगा और साथ में क्या निकालेगा, ये साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज़ करेगा। यही आपका ये वाला टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब देखते हैं कि यह यूरेनियम 236 अनस्टेबल कंडीशन में आ जाता है। मैंने आपको बताया यूरेनियम 236 अनस्टेबल कंडीशन में आ जाता है, जिससे यूरेनियम 236 क्रिप्टॉन और बेरिलियम में टूट जाता है। और इस प्रोसेस में तीन क्या करते हैं, तीन
नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। कहने का मतलब ये होता है, एक मिनट, कहने का मतलब ये होता है जैसे कि मैंने आपको यहाँ से बताया, यहाँ से न्यूट्रॉन क्या किया, बमबारी किया। न्यूट्रॉन बमबारी करने के बाद क्या हुआ, दो हल्के नाभिक क्या हुए, बने, ठीक है। और उस हल्के नाभिक का नाम क्या है, एक का नाम है आपका क्रिप्टॉन और एक का नाम है आपका बेरिलियम, ठीक है। एक का नाम है क्रिप्टॉन और एक का नाम है आपका बेरिलियम, ठीक है। ये हुआ, और साथ में क्या निकलता है, साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है ऊर्जा। और साथ में क्या निकलता है, और साथ में निकलता है 3 नए न्यूट्रॉन निकलता है। हम जहाँ यहाँ से क्या किए, न्यूट्रॉन क्या किए, यहाँ पे बमबारी किए, और जैसे ही बमबारी किए तो क्या होता है, अनस्टेबल, एकदम अनस्टेबल कंडीशन में आता है, फिर टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है, दो भागों में परिवर्तित हो जाता है। एक का नाम है आपका बेरियम, ठीक है, और एक का नाम है आपका क्रिप्टॉन, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलता है, और साथ साथ क्या निकलता है, 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नाभिकीय विखंडन में जब विखंडन होता है तो कितने नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तो ये यही बोलना चाह रहा है। अब आगे देखते हैं, फिर यदि न्यूट्रॉन आगे यूरेनियम 235 को ट्रिगर करते हैं और यह प्रोसीजर आगे चलते रहता है, जिसे एक चैन रिएक्शन बनता है। हम बोलते हैं ना, आपका जो नाभिकीय रिएक्टर है, सॉरी, आपका जो परमाणु बम है, चैन रिएक्शन पे काम करता है। जैसे कि आपका हिरोशिमा और नागासाकी में क्या किए थे, परमाणु बम छोड़ा गया था। इतना हानिकारक क्यों रहता है, क्योंकि इसमें चैन रिएक्शन काम करता है। किस तरीके से चैन रिएक्शन काम करता है इसे हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपका, मैंने आपको बताया यहाँ से क्या किए, न्यूट्रॉन के, एक मिनट आपको बता देता हूँ, यहाँ से न्यूट्रॉन का बमबारी किए तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रिप्टॉन और ये आया, ठीक है, और साथ में एनर्जी हुआ, साथ में 3 नए न्यूट्रॉन और निकला। फिर ये 3 नए न्यूट्रॉन क्या करेगा, इसको ट्रिगर करेगा, इसको ट्रिगर करेगा, इसको ट्रिगर करेगा, फिर देखो और ऊर्जा निकल रहा है। फिर उसके बाद और न्यूट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, और न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो आगे वाले और यूरेनियम को क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे, फिर और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगा, फिर और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फिर और उन लोग ट्रिगर करेंगे। तो ऐसे ऐसे सीरीज़ में चलते जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को आपको बोला जाता है चैन रिएक्शन, कंटिन्यू चलते हुए आ रहा है। लेकिन आप ध्यान से समझना, अगर यही चैन रिएक्शन को अगर मैं कंट्रोल कर लूँ, ठीक है, और कंट्रोल करके यूज़ करूँ, तो यही कंट्रोल करके यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में भी इसी जो ये प्रोसीजर है ना, आपको ये प्रोसीजर बताया, ये जो प्रोसीजर मैं आपको बताया, ये वाला सिस्टम, ये क्या करते हैं, हम परमाणु बम बनाने में करते हैं। जिस प्रकार आपका परमाणु बम वहाँ गिराया गया था, आपका चाइना और जापान, सॉरी, आपका हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था, तो ये किसके ऊपर सिद्धांत में काम करता है, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। कोई कंट्रोल नहीं रहता, लगातार एनर्जी निकलते रहती है, लगातार न्यूट्रॉन्स निकलते रहते हैं। लेकिन जब यही ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, हम कंट्रोल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हम कंट्रोल कर लेते हैं, और इस ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने के लिए करते हैं, तो ये कहाँ करते हैं, आपका नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका परमाणु बम रहता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहली बात तो आपका नाभिकीय विखंडन, अभी बताऊंगा मैं आपको और आगे, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपका अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपको इसको याद रखना है। और जो परमाणु जो रिएक्टर होता है, परमाणु रिएक्टर में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन तो होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होता है, ठीक। अब देखते हैं आपका नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है, ठीक है। तो नाभिकीय अभिक्रिया, जिसमें 2 बहुत हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर क्या करते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता था, टूटता था, भारी नाभिक टूटता था 2 हल्के नाभिक में। और नाभिकीय संलयन मतलब क्या होता है, जुड़ना, मतलब 2 हल्के नाभिक क्या करेंगे, जुड़ेंगे आपस में, तो ये होता है नाभिकीय संलयन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि नाभिकीय संलयन कहलाती, ठीक है, हो गया। उसके बाद नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान की अधिक क्षति होने के कारण अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मैं अभी आपको आने वाले स्लाइड में बताऊंगा कि क्या द्रव्यमान की अधिक क्षति, किस प्रकार से द्रव्यमान की क्षति होती है जिससे ऊर्जा मुक्त होता है आपका विखंडन और नाभिकीय संलयन में, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं आपका नाभिकीय संलयन अत्यंत उच्च ताप पर होता है। कहने का मतलब ये होता है कि नाभिकीय संलयन कराना है आपको, तो नाभिकीय संलयन कराने के लिए छोटा मोटा आपको ताप नहीं चाहिए, टेम्परेचर नहीं चाहिए, ठीक है। आपको एकदम हाई फाई टेम्परेचर चाहिए, जो सूर्य के पास होता होगा ना टेम्परेचर, ठीक है, उतना ही टेम्परेचर चाहिए आपको नाभिकीय संलयन कराने के लिए, जो कि आज के अभी की डेट में संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए संलयन क्रियाओं को ऊष्मा नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि
ऊष्मा नाभिकीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, आपका नाभिकीय संलयन को कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि नाभिकीय संलयन में दो हल्के हाइड्रोजन के नाभिक बहुत अत्यधिक ताप पर संयुक्त होकर क्या करते हैं, भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं। मैंने अभी क्या बताया, नाभिकीय संलयन मतलब दो हल्के नाभिक क्या करेंगे, ऐड होके क्या करेंगे, भारी नाभिक का बनाएंगे। मतलब दो हल्के नाभिक कौन, दो हल्के नाभिक आपका हाइड्रोजन के नाभिक, और किस में बदलेंगे, वो आपका भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करेंगे। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपका सूर्य में ईंधन का काम कौन करता है, हाइड्रोजन करता है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको इसको थोड़ा देर के बाद देखना, इसको पहले ये देख लेना कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। मतलब हमको क्या मिलता है, सूर्य से एनर्जी मिलता है। तो सूर्य से एनर्जी किससे मिलता है, क्यों मिल रहा है सूर्य से एनर्जी, तो सूर्य के पास क्या हो रहा है, सूर्य के पास हो रहा है नाभिकीय संलयन हो रहा है, और नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप हमको उससे एनर्जी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बात ये बताया मैंने आपको, नाभिकीय संलयन मतलब दो हल्के नाभिक कौन, आपका हाइड्रोजन के नाभिक। ठीक है, और मैंने अभी क्या बताया आपको, जो सूर्य के पास क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, तो मतलब सूर्य के पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका, सूर्य में ईंधन का काम कौन करता है, हाइड्रोजन करता है। ये हुआ आपको कोरिलेट। अब देखते हैं कि आपका इससे नाभिकीय संलयन से रिलेटेड कौन कौन से चीज़ होते हैं। जैसे कि आपका हाइड्रोजन बम बहुत ही विनाशकारी है। जैसे कि आपका हिरोशिमा और नागासाकी में आई थिंक आपका 1945 में बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा। सोच लो कितने लोग मरे थे उसमें। और आज भी, अभी प्रेजेंट में बता रहा हूँ, 2020 की बात कर रहा हूँ, आज भी जब वहाँ कोई इंसान या बच्चा पैदा होता है तो कुछ ना कुछ बीमारी लेके ही पैदा होता है। सोच लो कितना खतरनाक था। और उससे भी खतरनाक है आपका हाइड्रोजन बम। और ये हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय संलयन पे काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पर काम करता है। और हाइड्रोजन ये पंप नहीं है, ये बम है, ए बम है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन है, आपका एडवर्ड टेलर। ठीक है, एडवर्ड टेलर। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि और जब यही चैन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होता है तो उसे एटम बम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली में ये जो आपका ये मैं लिखा हूँ आपको कि यही चैन रिएक्शन अनकंट्रोल होता है तो उसके एटम बम में प्रयोग किया जाता है, तो ये है आपका नाभिकीय विखंडन में है। ठीक है, मैं इसको पहले लिख दिया, थोड़ा बाद में लिख दिया, ये नाभिकीय विखंडन में। मैंने आपको बताया नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन दो मतलब भारी नाभिक क्या करते, टूटते हैं दो हल्के नाभिक में। ठीक है, और क्या करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं, और तीन न्यूट्रॉन क्या करते हैं, निकालते हैं। अगर वो न्यूट्रॉन लगातार निकलते गए, उसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो वो क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। और यही अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन का एग्जांपल कौन है, आपका एटम बम। तो आपसे क्या पता चलता है, एटम बम अलग है, और यहाँ पे ये भी देख देना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बम ये अलग है। ठीक है, एटम बम, आपका जो एटम बम है वो आपका नाभिकीय विखंडन के बेस पर काम करता है। ठीक है, और ये जो आपका हाइड्रोजन बम है आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। याद कर लेना, रट लेना इसको चीज़ को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है, लेकिन आपका जो एटम बम है, ये जो एटम बम है किससे के ऊपर बेस्ड पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। ठीक है, और एटम बम क्या होता है, एटम बम मतलब होता है, इसको और बोला जाता है परमाणु बम। ठीक है, ये परमाणु बम क्या होता है, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। ठीक है, और कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन हम कहाँ पढ़ेंगे, जहाँ पे कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन मतलब आपका नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, अब अभी मैंने बोला था कि द्रव्यमान की क्षति होती है जिससे अपार ऊर्जा की मात्रा मतलब अपार ऊर्जा निकलता है। ठीक है, तो वही मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम देखे थे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यूरेनियम 235 था। ठीक है, तो ये था आपका यूरेनियम 235। ठीक है, मतलब इसका द्रव्यमान कितना है, यूरेनियम 235। ठीक, उसके बाद क्या था, इसमें क्या था आपका, ये दो अलग चीज़ का निर्माण हुआ, जिसमें से एक आपका क्रिप्टॉन और एक आपका बेरियम। ठीक है, तो क्रिप्टॉन का आपका द्रव्यमान होता है आपका 91, क्रिप्टॉन का द्रव्यमान होता है आपका 91, बेरियम का आपका द्रव्यमान होता है आपका एक 140, कितना 142, टोटल 233 आपका द्रव्यमान हुआ। ठीक है, तो
यहाँ से हम जब न्यूट्रॉन दिए, न्यूट्रॉन देने के बाद ये जो दोनों बना और दोनों का परमाणु द्रव्यमान कितना है 233 है, और यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान कितना है 235 है। मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान का यहाँ पे लॉस हो रहा है, और द्रव्यमान का जहाँ पे भी लॉस होता है वो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन ये कहा है कि जो एनर्जी है वो एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, आपका मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जब हम मास को कम करते हैं, ठीक है, मतलब वो किसी न किसी एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 235 था इसका मास, और यहाँ पे घट के कितना हो गया आपका 233 हो गया। मतलब 2 यूनिट मास का क्या हुआ, कम हुआ। और जहाँ पे मास होता है वहाँ पे जहाँ पे मास अगर कम होता है, ठीक है, जहाँ पे द्रव्यमान कम होता है वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी निकलता है। और तो क्या हुआ, इससे एनर्जी निकला कि नहीं निकला, और इसी एनर्जी का यूज़ करते हैं आपका परमाणु बम बनाने में, और इसी एनर्जी का यूज़ करते हैं आपका न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में। तो ये था आपका नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक है, अब देख लेते हैं, हमारा थर्ड टॉपिक था हमारा नाभिकीय संयंत्र। ठीक है, नाभिकीय संयंत्र होता क्या है। ठीक है, तो नाभिकीय संयंत्र में नाभिकीय विखंडन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को बिजली बनाने के लिए किया जाता है। अभी मैंने बात किया था नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में क्या हो रहा था, जो अपार मात्रा में ऊर्जा निकल रहा था, उसी ऊर्जा को हम क्या करेंगे, हम अपने लिए यूज़ करेंगे। उस ऊर्जा का प्रयोग हम क्या करेंगे, अब बिजली बनाने के लिए करेंगे। लेकिन दोनों में अंतर क्या था आपका, एक था आपका परमाणु बम और एक आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। परमाणु बम क्या था, परमाणु बम काम तो करता था नाभिकीय विखंडन पे, लेकिन परमाणु बम क्या था आपका, अनकंट्रोल्ड था, उसको रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा हानिकारक था। और नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर रिएक्टर आपका कंट्रोल्ड था, इसको रोकने वाले खुद इंसान है। ठीक है, अब किसके किसके माध्यम से रोकते इसको देखते हैं। ठीक है, और जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उस ऊर्जा को हम क्या कर लेते हैं, उस ऊर्जा को हम बिजली बनाने के लिए कर लेते हैं। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसमें कूट में दिया था। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कि नाभिकीय संयंत्र नियंत्रित, यहाँ पे बोला ना, नाभिकीय संयंत्र नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखते हैं आपका नाभिकीय संयंत्र में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। क्यों, मैंने आपको बताया कि नाभिकीय संयंत्र में कुछ ना कुछ तो ईंधन यूज़ करेंगे, और हम पिछले बार में जो नाभिकीय विखंडन में क्या ईंधन यूज़ किए थे, आपका यूरेनियम 235। तो नाभिकीय संयंत्र में ईंधन के रूप में क्या यूज़ किया जाता है, आपका 235। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो आपका यूरेनियम है, ईंधन के साथ साथ और कौन सा ईंधन यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम भी नाभिकीय संयंत्र में यूज़ करते हैं। प्लूटोनियम का आपका मास कितना है, आपका 239 है। और साथ साथ और कौन सा यूज़ करते हैं, आपका थोरियम। ठीक है, थोरियम भी नाभिकीय संयंत्र में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कि पहला नाभिकीय संयंत्र, ये आपका फैक्चुअल है, पहला नाभिकीय संयंत्र शिकागो पाइल 1, जिसका निर्माण किसने किया था, एनरिको फर्मी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि पहला नाभिकीय संयंत्र का निर्माण, फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट का निर्माण किसने किया था, एनरिको फर्मी ने किया था, जिसका नाम था आपका शिकागो पाइल 1। ठीक है, अब देखते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं, जो नाभिकीय विखंडन द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त हो रही थी उसको बिजली बनाने में करते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जो नाभिकीय विखंडन से क्या होता है, नाभिकीय विखंडन से जो अपार ऊर्जा निकलता है उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। जैसे कि मंदक हो गया, तो तेज गति से न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए आपका एग्जाम्पल है आपका भारी जल और ग्रेफाइट। ठीक है, भारी जल और ग्रेफाइट। यहाँ पे आपको याद रखना कि तेज गति के न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक का उपयोग करते हैं। और मंदक के रूप में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मंदक के रूप में आप यूज़ करते हैं भारी जल और ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं। नियंत्रक छड़ का देखते हैं कि न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए नियंत्रक छड़ का उपयोग करते हैं। नियंत्रित छड़ है जिसको कंट्रोल्ड रॉड भी कहते हैं, और कंट्रोल्ड रॉड के लिए क्या आपका कैडमियम तथा बोरॉन की छड़, क्या है, कैडमियम तथा बोरॉन की छड़, ये है आपका। ठीक है, तो इसका ये आपको समझ आया, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए कहने का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये यूरेनियम 235 है। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे
एक जो यूरेनियम 235 था वो क्या था, अनस्टेबल कंडीशन में था, और मैं बाहर से क्या कर दिया, इसको एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दो भागों में विभक्त हो गया। कौन कौन सा, आपका क्रिप्टॉन और क्या, बेरिलियम। ठीक है, और अपार मात्रा में यहाँ से एनर्जी उत्पन्न हुआ। और क्या क्या मैंने आपको बताया था कि और क्या क्या चीज़ निकला था, और 3 नए न्यूट्रॉन और निकले थे, 3 नए न्यूट्रॉन और निकले थे। ठीक है, तो कंट्रोल्ड रॉड जो कि आपका कैडमियम और बोरान है, इन दोनों का यूज़ करके ये जो दो और अलग है, और क्या बोलते हैं, ये जो आपका न्यूट्रॉन है इसको क्या कर दिया जाता है, इसी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और जो एक न्यूट्रॉन है वो फिर से जाके किससे टकराता है, हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका। ठीक है, आगे देखते हैं आपका शीतलक। ठीक है, शीतलक रूप में क्या करते हैं, तो शीतलक विखंडन से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए या ठंडा करने के लिए द्रव सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये याद रखना, आपका द्रव सोडियम या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, किसमें, शीतलक रूप में। और शीतलक क्या है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस ऊर्जा को नियंत्रित या ठंडा करने के लिए शीतलक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका। उसके बाद देखते हैं आपका, ये हम जो यूज़ किए थे विखंडन में, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हम ईंधन के रूप में यूरेनियम किए थे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लें, इसके कुछ क्या क्या खासियत है। जैसे कि आपका प्रकृति के रूप में यूरेनियम कैसे पाया जाता है, प्रकृति के रूप में यूरेनियम पाया जाता है आपका यूरेनियम 238 के रूप में। 99% जो आपका जो यूरेनियम है इसी रूप में, इसी फॉर्म में पाया जाता है। और जब यूरेनियम 235 निकाला जाता है, तो इससे सिर्फ 0.7% ही क्या हो सकता है, 0.7% ही क्या करता है, यूरेनियम 235 प्राप्त होता है। और इसी यूरेनियम को हम क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन में यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ, उसके बाद देखते हैं आपका यूरेनियम की खोज किसने किए थे, तो यूरेनियम की खोज किसने किया था, क्लाप्रोट ने किया था, क्लाप्रीट ने किया था। ठीक है, और इसका अयस्क का क्या है, आपका पिंच ब्लेड है। तो यूरेनियम का अयस्क क्या है, आपका पिंच ब्लेड है, और यूरेनियम की खोज किसने किया था, आपका क्लाप्रीट ने किया था। उसके बाद देखते हैं आपका, याद रखें नाभिकीय संयंत्र में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। हमने देखा था, क्योंकि यह आसानी से विखंडनीय। आप चीज़ एक ये बताऊँ, एक चीज़ ये है आपका कि हमने यूरेनियम 235 नाभिकीय विखंडन में और आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या किया था, आपका यूरेनियम 235 का उपयोग किया गया था। 235 इसलिए उपयोग किया गया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूरेनियम 235 जो कि आपका क्या रहता है, अनस्टेबल कंडीशन में होता है। अब जो इंसान जो चीज़ अनस्टेबल कंडीशन में रहेगा वो बेचैन रहेगा, और क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक और न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड करा देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो और उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होने के बाद टूट जाता है। क्यों, क्योंकि ये आसानी से विखंडनीय, इसलिए तो यूज़ करते हैं इसका। तो यही है आपका। ठीक है, अब ये सब चीज़ को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला यूरेनियम आज से पूछ दिया जाए तो आपका यूरेनियम 238। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका यूरेनियम 238, 99%। और जब इसी यूरेनियम 238 से क्या निकाला जाता है, यूरेनियम 235 निकाला जाता है, तो सिर्फ 0.7% ही निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला यूरेनियम कौन सा, आपका यूरेनियम 238 है। ठीक है, और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि यूरेनियम का समस्थानिक 238 है ना, जो कि रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जो कि हानिकारक होते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका जो यूरेनियम 238 है वो रेडियो एक्टिव सक्रियता प्रदर्शित नहीं करना है, आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि आपका समृद्ध यूरेनियम किसको कहते हैं, समृद्ध यूरेनियम। तो यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत कम होती है, तो कृत्रिम तरीके से यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाना समृद्ध यूरेनियम कहा जाता है। ये आपका आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आईएएस में पूछा गया था, मेरे को पता नहीं कौन सा सन है, लेकिन ये आईएएस में पूछा गया था, समृद्ध यूरेनियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में किसका पाया जाता है, यूरेनियम 238। ठीक है, इस यूरेनियम 238 से 235 क्या क्या निकाला जाता है, कितना निकलता है, 0.7%। ठीक है, लेकिन जब कृत्रिम तरीके से क्या किया जाता है, इस यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाया जाता है, उसी को कहा जाता है आपका समृद्ध यूरेनियम। ठीक है, तो ये इतना टॉपिक था आपका फिजिक्स के, आपके जो फॉरेस्ट रेंजर के एग्ज़ाम में जो सिलेबस था वो।
ठीक है। अब देखते हैं कि जो हम आज पढ़े हैं फिजिक्स का जो टॉपिक है आपका, वो 2017 के एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए ये देख लेते हैं। ये 17 का एग्ज़ाम का पेपर है आपका, ये बी सेट का है। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट 44वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था आपका फिजिक्स में, एक नाभिकीय रिएक्टर में। जैसे कि पहला ऑप्शन था विमंदक न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करता है। ठीक है, विमंदक न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल छड़ न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डी है आपका शीतलक को न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़े होगे तो आप बता सकते हैं इसका आंसर बी है। ठीक है, बी। अब ये क्यों है इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका ए ऑप्शन दिया है विमंदक न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करने के लिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करने के लिए, न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करने के लिए है ही नहीं ऐसा कुछ कंसेप्ट। इसका कंसेप्ट था आपका जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए हम क्या यूज़ किए थे, मंदक यूज़ किए थे। ठीक है, मंदक और विमंदक दोनों एक ही है। ठीक है, मंदक यूज़ किए थे और मंदक के रूप में हम क्या किए थे, आपका भारी वाटर यूज़ किए थे, मतलब हैवी वाटर यूज़ किए थे। ठीक है, और ग्रेफाइट की छड़ यूज़ किए थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये था बी। ठीक है, दूसरी बात थर्ड अगर ऑप्शन को देखते हैं कि कंट्रोल छड़ को न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम लोग क्या पढ़े कंट्रोल छड़, हम लोग ये पढ़े हैं कि कंट्रोल छड़ क्या करता है, जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा नहीं करता। कंट्रोल छड़ न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। जो तीन नाभिकीय विखंडन में जो 3 न्यूट्रॉन निकले थे, उन 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को क्या कर लेता है आपका कंट्रोल छड़, उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो ये अवशोषित करने का काम करता है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धीमा कर देता है। तो ये भी आंसर गलत है। ठीक है, और डी क्या बोला गया है, शीतलक को न्यूट्रॉन की गति धीमा करने के लिए। ऐसा कुछ होता ही नहीं। शीतलक का प्रयोग हम क्या चीज़ के लिए किए थे, द्रव सोडियम क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलता है, उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, शीतलक का प्रयोग करते हैं। तो लास्ट में यही बचता है ना आपका बी, तो ये है आपका। ठीक है, तो इस हिसाब से सिर्फ आपको कंटेंट पे ध्यान नहीं देना, आपको जो मैं समझा रहा हूँ आपका कंसेप्ट उसको भी ध्यान देना किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखोगे ये जो आपका क्वेश्चन, ये भी आपका फॉरेस्ट रेंजर 2017 का ही क्वेश्चन है, 46 नंबर का। सोच लो 2 क्वेश्चन पूछा गया इससे। ठीक है, अभी देखते हैं और कितना क्वेश्चन पूछा गया इससे। ठीक है, 46 का पूछा गया है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में पहला है आपका एक भारी नाभिक 2 टुकड़ों में स्वयं विमुक्त हो जाता है। ठीक है, सेकंड है आपका एक हल्का नाभिक तापीय न्यूट्रॉन की बमबारी करने से टूट जाता है। एक भारी नाभिक तापीय न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर टूट जाता है। 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, और ये लास्ट ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए आपका इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया था नाभिकीय संलयन मतलब क्या होता है, जुड़ना। जुड़ना कहने का मतलब 2 हल्के नाभिक किसको बताया था मैंने आपको, हाइड्रोजन को बताया था। 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं। मतलब आंसर क्या हो गया, 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इसका आंसर डी हो गया। ये भी आपका फॉरेस्ट रेंजर 2017 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आप उठा के दे सकते हो। ये सेट बी का आपका क्वेश्चन है। फिजिक्स में जाना, फिजिक्स के 44 नंबर के क्वेश्चन पे जाना और 46 नंबर के क्वेश्चन पे जाना। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब आगे देखते हैं कि और क्वेश्चन पूछा गया इससे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट रेंजर 2017 के एग्ज़ाम का ही है। देख लो कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन पूछे गए। 3 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर का, जो कि सिलेक्शन के लिए आपका इसको सिलेक्शन के लिए तो 0.5 नंबर 0.1 नंबर भी क्या होता है, काफ़ी होता है। ठीक है, और यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ एक सिंगल टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, तो 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि यूरेनियम के समस्थानिकों की वह द्रव्यमान संख्या जो कि आसानी से विखंडनीय है। पहला ऑप्शन मतलब ये यू है, यूरेनियम 233, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, यूरेनियम 238। क्या होगा इसका आंसर, आप बता सकते हो। इसका आंसर होगा आपका यूरेनियम 235, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परमाणु रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं, यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं, जो कि अनस्टेबल कंडीशन में होता है। और जैसे ही उसको बाहर से क्या दिया जाता है, न्यूट्रॉन के बमबारी किया जाता है, वो और अनस्टेबल होकर क्या होता है, आसानी से टूट जाता है। मतलब इसका आंसर क्या हुआ, सी हुआ। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट रेंजर के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात और है कि मैंने बायोलॉजी के 3-4 टॉपिक डाले हुए हैं, जो कि आपके बायोलॉजी के बहुत बड़े पोर्शन को कंप्लीट कराता है वो टॉपिक। ठीक है, तो उसको भी जाके देखो। ठीक है, और क्वेश्चन MCQ सॉल्व करके देखो, आपके 100% क्वेश्चन बनेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद।